गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने न्यूक्लियस से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा था क्रोमेटिन नेटवर्क का, क्रोमेटिन नेटवर्क में आप लोगों ने न्यूक्लियोसोम की स्टडी जो है वो की थी। उसी न्यूक्लियोसोम की स्टडी से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि वन न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए, और लिंकर डीएनए में इजिकल टू क्रोमेटोसोम्स की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा ये कह रहा है कि इन H1, H2A एंड H2B हैव मोर लाइसिन अमीनो एसिड, यानी इसके अंदर मैंने पहले ही बताया था आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड जो है वो ज़्यादा होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। H3 और H4 के अंदर मोर आर्जिनिन मिलेगा और H1, H2A, H2B के अंदर आपको लाइसिन मिलेगा। तो ओवरऑल आप बात करें हिस्टोन ऑक्टामर की, तो उस ऑक्टामर के अंदर आप लोगों को आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड जो है उसकी अमाउंट मोर मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर अमीनो एसिड, एंड दीज अमीनो एसिड्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। तो ओवरऑल ये जो हिस्टोन प्रोटीन है उसको पॉजिटिवली चार्ज में ही रखेंगे। आगे लिखा हुआ है H1 प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज प्लगिंग प्रोटीन। इसको प्लगिंग प्रोटीन भी बोलते हैं, जोड़ने का काम कर रही है। इसके अलावा H1 प्रोटीन कैन इजीली बी सेपरेटेड बाय 0.5 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन, यानी आप इतनी सॉल्यूशन, इतनी % कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो हिस्टोन 1 जो प्रोटीन है H1 जो है उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आगे लिख रहा है H1 प्रोटीन नॉट फाउंड इन पेयर, ये पेयर के अंदर कभी भी फॉर्म नहीं होती, मिलती नहीं है। जबकि आप लोगों ने देखा था H2A, H2B, H3, H4 जो है वो पेयर की फॉर्म में थी और ऑक्टामर की फॉर्मेशन कर रही थी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोगों के क्रोमेटिन से रिलेटेड। अभी क्रोमेटिन की स्टेनिंग की बात करें कि क्रोमेटिन को जब कलर करते हैं तो क्रोमेटिन अपने को पता है कि उसके अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन थी और इसके अलावा डीएनए मॉलिक्यूल जो नेगेटिवली चार्ज है। तो इस कंडीशन में आप लोग यदि इसको स्टेन करना चाहें तो ये कह रहा है कि आप लोग एल्केलाइन स्टेन यूज़ करोगे, यानी उसको कलर करना चाहें तो एल्केलाइन कलर जो है, एल्केलाइन स्टेन जो है वो यूज़ करते हैं। एल्केलाइन स्टेन में भी पर्टिकुलर बात करें एसिटोकार्मिन एंड हिमेटोजाइलिन को, इसको आप यूज़ करते हैं फॉर द स्टेनिंग ऑफ क्रोमेटिन। और जब आप स्टेन करते हैं और स्टेन करके उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन जो है वो 2 टाइप से स्टेन होता है। एक लाइटली स्टेन्ड होता है, यानी लाइट कलर का होता है, और एक होता है डार्क कलर का। लाइट कलर वाले पार्ट को बोलते हैं यूक्रोमेटिन, और डार्क कलर का जो पार्ट स्टेन होता है डार्क कलर से उसको बोलते हैं बेटा हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये लाइटली स्टेन्ड है और ये डार्कली स्टेन्ड पार्ट है हेट्रोक्रोमेटिन वाला। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने इस यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन में कुछ डिफरेंस जो है उनको डिस्कशन करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लें बेटा। देखो बेटा, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में कुछ डिफरेंस की बात करें तो ये कह रहा है कि यूक्रोमेटिन जो है वो लाइटली स्टेन पार्ट है क्रोमेटिन का, और ये डार्कली स्टेन पार्ट है। ये जो है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर ज़्यादा होती है और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा मोर एक्टिव पार्ट एंड इट शो रैपिड ट्रांसक्रिप्शन, यानी ये ज़्यादा एक्टिव पार्ट है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए टू आरएनए फॉर्मेशन। आरएनए अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के आरएनए फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा ये आप बोल रहे हैं कि लेस एक्टिव होता है एंड इट शो स्लो ट्रांसक्रिप्शन, जनरली ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। आगे इसने लिखा हुआ है मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन में एब्सेंट होता है इस पार्ट में। आगे लिखा हुआ है इन दिस रीजन मोर एक्टिव डीएनए इज प्रेजेंट, इसके अंदर एक्टिव डीएनए की नंबर ज़्यादा होती है और इसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ एक्टिव डीएनए जो है वो अपने को मिल रहा है। क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन में, मतलब यहाँ मोर अमाउंट में एक्टिव डीएनए मिलेगा और इसमें आपको लेस अमाउंट में डीएनए मिलने वाला है। इसके अलावा मोर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, पीएच एंड हार्मोन, इनका इसके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, जबकि ये लेस अफेक्टेड बाय दिस। आगे लिखा है इट फॉर्म mRNA, tRNA एंड rRNA, ये सब टाइप के आरएनए जो है उनकी फॉर्मेशन करता है। M मीन्स मैसेंजर आरएनए, T फॉर ट्रांसफर आरएनए, R फॉर यानी राइबोसोमल आरएनए, इन सब की फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि ये वाला किसी की फॉर्मेशन नहीं करता। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनएक्टिव, आपने ऊपर भी यही लिखा था। आगे लिखा हुआ है रेप्लिकेशन ऑफ दिस पार्ट अकर्स इन अर्ली एस फेज, यानी इसका रेप्लिकेशन जो है वो अर्ली एस फेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। यानी
एस फेज होती है सेल साइकिल के अंदर, सिंथेसिस फेज आती है, इंटरफेज के अंदर एस फेज आती है। उस अर्ली एस फेज के अंदर इसका रेप्लिकेशन हो जाता है, जबकि इसका रेप्लिकेशन जो है वो स्लो प्रोसेस है और लेट एस फेज के अंदर जाके कंप्लीट होता है। डिफ्यूज्ड एंड लाइटली कोइल्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन, यानी लाइटली कोइल्ड रीजन है, यानी कम कोइल्ड रीजन है, जबकि ये क्या होता है कंडेंस्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर है। इट इज़ फाउंड इन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और इट इज़ फाउंड नियर द न्यूक्लियर एनवल्प, यानी ये तो न्यूक्लियर एनवल्प, इस टाइप से आप लोगों को स्टडी किया था। न्यूक्लियर एनवल्प के पास जो क्रोमेटिन मिलेगा वो आपको हेट्रोक्रोमेटिन मिलेगा, और सेंट्रल वाले पार्ट में जो मिलने वाला है जनरली वो कौन सा मिलेगा आपको, यूक्रोमेटिन पार्ट मिलेगा। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले जो डिफरेंस अपने को बता रहा है। देखो बेटा, ये हेट्रोक्रोमेटिन जो है उसको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहा है। एक है कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। होता क्या देखें, दीज हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट रिमेन कंडेंस्ड थ्रू आउट द सेल साइकिल एंड डेवलप्ड, these are present from zygote to throughout the complete life cycle। यानी ये कह रहा है कि ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो हमेशा ही रहता है, मतलब जाइगोट की, यानी जो सेल की इनिशियल ऑर्गेनिज्म की इनिशियल स्टेज है वहाँ से लेकर कंप्लीट लाइफ साइकिल तक, लाइफ स्पैन तक अपने को मिल रहा है। वो कौन सा है, कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, यानी अपनी बॉडी का मेन कंस्टिट्यूटिव है, तो ऐसे हेट्रोक्रोमेटिन जो हमेशा मिलेगा। इसके अलावा फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन में कह रहा है कि दीज आर नॉट प्रेजेंट इन जाइगोट, जाइगोट में प्रेजेंट नहीं होता। दीज डेवलप इन ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ एंड इन पर्टिकुलर क्रोमेटिन फाइबर ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ यूक्रोमेटिन पार्ट। यानी जनरली क्या होता है, कब डेवलप होता है, पर्टिकुलर स्टेज में होता है, और जब जो आपका यूक्रोमेटिन पार्ट है वो इनएक्टिव हो जाता है तो इस टाइप के हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्मेशन होती है, जिसको बोलते हैं फैकल्टेटिव, यानी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ही बनता है। यानी जब यूक्रोमेटिन जो है वो फेल हो जाता है या यूँ मान लें कि इनएक्टिव हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसको बोलेंगे फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। आगे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इसके लिखे हुए हैं, बार बॉडी इज ए हेट्रोक्रोमेटिन एरिया इन एक्स क्रोमोसोम, it gets inactive in interphase on 16th day of fetus। देखो ये कह रहा है कि हेट्रोक्रोमेटिन है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, इन एक्स क्रोमोसोम इट गेट इनएक्टिवेटेड इन इंटरफेज ऑफ 16th डे ऑफ फिटस, और जनरली क्या हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है कब, 16th डे ऑफ फिटस, यानी जब फिटस बन रहा था जाइगोट से उस टाइम ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ये आपका फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, यानी उसके उस टाइम से ये, यानी 16th डे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है। पहले ये यूक्रोमेटिन था, तो इसको आपने एग्जाम्पल ले लिखा है एक्स बार बॉडी इन एक्स क्रोमोसोम। वाई स्पॉट इन वाई क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की स्टडी जब करेंगे तो अपने बात करेंगे कि ये वाई स्पॉट क्या है। वाई स्पॉट इन एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो भी एक टाइप से कैसा है बेटा, ये फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन के एग्जाम्पल है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें आप। देखो बेटा, इसके बाद ये कुछ डिफरेंस और दे रहा है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन में क्या डिफरेंस है। हिस्टोन में ये कह रहा है कि एल्केलाइन और बेसिक नेचर की होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड, आपको मैंने पहले भी बताया था। ये कह रहा है कि ये एसिडिक प्रोटीन है। दीज आर ऑफ 5 टाइप्स, H1, H2A, H2B, H3, H4, 5 टाइप की थी, जिनमें से ये जो लास्ट वाली 4 है ये हिस्टोन ऑक्टामर की फॉर्मेशन कर रही थी, न्यूक्लियोसोम में काम आ रही थी। और मोर देन 20 टाइप्स, ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो 20 टाइप से भी ज़्यादा टाइप की अपने पास है। इसके अलावा ये कह रहा है कि लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड्स आर मोर इन नंबर, इसमें ये ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन अमीनो एसिड्स जो है वो ज़्यादा नंबर में मिलते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट है और ये फंक्शनल यूनिट है, यानी ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में काम आती है और ये फंक्शन में काम आ रही है। इसके अलावा लो मोलिकुलर वेट है इनका, और इनका मोलिकुलर वेट कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा। और ये इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और ये क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एक्टिवेट करने का जो है काम कर रही है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है उसके अंदर क्या डिफरेंस जो है वो अपने को मिलने वाला है। देखो बेटा, 4th पार्ट जो था न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में वो था अपना न्यूक्लियोलस या
राइबोसोम फैक्ट्री या फिर प्लाज्मोसोम्स भी इसको बोला जाता है। यानी आप लोगों ने कल न्यूक्लियस का जो डायग्राम डिस्कशन किया था आपने, उसके अंदर आपने कहा था कि सर इसके अंदर एक डेंस कलर की जो स्ट्रक्चर मिल रही थी, उसी डेंस कलर की स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। या इस जो सेल ऑर्गेनेलिज का पार्ट आपके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस का जो कंपोनेंट है आपके न्यूक्लियोलस, उस न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है। इस वजह से इसको राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोला जाता है। और इसी के इसका नेम, दूसरा नेम भी है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोसोम। ठीक है, ये कह रहा है कि होता क्या है, न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटोना। यानी इसकी डिस्कवरी जनरली एग्जाम में पूछ जाती है। इसकी डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट था फोंटोना एंड टर्म यूज बाय बॉमेन ने टर्म यूज़ की थी न्यूक्लियोसोम, और डिस्कवरी किसने की थी? फोंटोना ने डिस्कवरी की थी। इसके अलावा ये कह रहा है कि न्यूक्लियोलस इज मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स। सिंपल सी बात है कि जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस है उसी के अंदर आपको न्यूक्लियोलस मिलने वाला है, और ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। इसके अंदर किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन जो है वो अपने को नहीं मिलती। इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड कवर्ड 35% वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो जितने भी पार्ट किए उनमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियोलस है, और अप्रोक्स 35% पार्ट को कवर कर रहा है। आगे लिख रहा है लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। यानी ऐसी सेल जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर मोर या एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, उनके अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो लार्ज भी होता है और नंबर भी उन न्यूक्लियोलस की ज़्यादा होती है। इस न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, यानी ये क्रोमेटिन का ही पार्ट है जो न्यूक्लियोलर के चारों तरफ मिलता है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन ही मिलता है। इसके अलावा इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, यानी जो इस पेरी वाले का कुछ हिस्सा अंदर की तरफ आ जाता है उसको बोलते हैं इंट्रा, यानी अंदर की तरफ आया हुआ। इसके अलावा ये इसका मैट्रिक्स पार्ट है, पार्स एमोर्फा भी बोला जाता है। इसके अलावा इस मैट्रिक्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स मिलते हैं तो ग्रेनुलर पोर्शन, और इस ग्रेनुलर पोर्शन जो है वो रियल में राइबोसोमल प्रीकर्सर्स होते हैं। यानी इन्हीं पार्ट से राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है। इन्हीं पार्ट से किसकी फॉर्मेशन हो रही है? राइबोसोम की, चाहे वो 70S होगा या 80S होगा। 80S टाइप ऑफ राइबोसोम जो है उनकी फॉर्मेशन हो रही है। इसके अलावा ये कह रहा है कि फाइब्रिलर पोर्शन RNA फाइब्रिल, यानी इन जो ग्रेन्यूल्स है उनसे किसकी फॉर्मेशन होगी भाई? राइबोसोम की। और इसके अलावा इसमें जो फाइबर मिल रहे हैं तो उसके अंदर RNA के फाइबर्स होते हैं, और ये RNA के फाइबर है। इसके अलावा कुछ फाइबर DNA की भी इसमें मिलने वाला है, अप्रोक्स 10% के अप्रोक्स DNA भी अपने को इसमें मिलता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर का। न्यूक्लियोलस के अंदर अपने को कोई खास कंपोनेंट नहीं मिलने वाला, सिर्फ इसकी डिस्कवरी पूछ जाती है जनरली एग्जाम के अंदर। फोंटोना ने जो है उसने डिस्कवरी की थी, और मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, और लार्जेस्ट पार्ट है किसका? न्यूक्लियस का। देखो बेटा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हुए हैं। इसने लिखा हुआ है कि उस साइट ऑफ एम्फीबियन, यानी जो एम्फीबिया होते हैं, जो वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एरिया दोनों पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनको एम्फीबियंस बोलते हैं, उन एम्फीबियंस का जो एग है उस एग के अंदर अप्रोक्स 2000 न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन ईच न्यूक्लियस। यानी ईच न्यूक्लियस के अंदर अप्रोक्स 2000 न्यूक्लियोलस जो है वो अपने को मिलते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि जनरली 1 न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट विद 1 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिनको जीनोम बोलते हैं। इन ए डिप्लॉइड सेल द न्यूक्लियस of human 10 nucleolus are present which belong to 13, 14, 15, 21, 22 number of chromosomes। यानी ये कह रहा है कि इन ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 पेयर ऑफ न्यूक्लियोलस जो है वो अपने को मिल रहे हैं, यानी 10 न्यूक्लियोलस मिल रहे हैं, और इनका लिंक जो है वो ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15 और 21, 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से होता है। इस वजह से ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलते हैं जिनको NOR बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी इन जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 जो है
उनके अंदर NOR भी अपने को मिलने वाला है। इसके अलावा कह रहा है कि न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यीस्ट सेल, मसल फाइबर एंड इन मैच्योर मैमेलियन RBC, इनके अंदर आपको न्यूक्लियोलस जो है वो नहीं मिल रहा। इसके अलावा ये लिख रहा है कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर इन लेट प्रोफेज एंड रीअपियर इन टीलोफेज स्टेज, यानी लेट प्रोफेज के अंदर तो ये डिसअपियर हो जाता है और जो टीलोफेज है उसके अंदर ये रीअपियर हो जाता है। आगे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहा है। फॉलोइंग पार्ट्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस की जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस की, उसमें आपको कौन कौन से पार्ट मिलेंगे। एक पार्ट लिख रहा है क्रोमेटिन पार्ट या पार्स क्रोमोसोम। इसमें लिखा है दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ DNA एंड प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स। एक है पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन पार्ट और एक है इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन पार्ट। अभी आप लोगों ने स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि उसके अंदर एक तो पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन पार्ट मिल रहा था और एक इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन पार्ट जो है वो अपने को मिल रहा था। क्रोमेटिन पार्ट जो आता है इस न्यूक्लियोलस का। दूसरा इसकी मैट्रिक्स पार्ट जिसको पार्स एमोर्फा या एमोर्फस मैट्रिक्स भी आप लोगों ने नेम दिया था। इन दिस पार्ट कैल्शियम आयन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड RNA पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम आर प्रेजेंट। ये जो पार्ट है ये अपने को किस में मिलने वाले हैं, इसके जो अंदर इनसाइड का जो लिक्विड था उस लिक्विड के अंदर अपने को मिल रहे थे। कैल्शियम आयन हेल्पफुल इन द मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, यानी कैल्शियम आयन जो है वो न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने थोड़ा सा आगे चलेंगे। थर्ड पार्ट बता रहा है अपने को फाइब्रिल पार्ट या न्यूक्लियोनेमा वाला पार्ट। दिस पार्ट कंटेन rRNA एंड प्रोटीन एंड दिस पार्ट इज प्रीकर्सर ऑफ ग्रेनुलर पार्ट, यानी ग्रेनुलर पार्ट जो है वो इस फाइब्रिलर पार्ट से ही बनता है, इसलिए ग्रेनुलर पार्ट का प्रीकर्सर किसको बोला जाता है, rRNA पार्ट या फाइब्रिलर पार्ट को बोला जाता है। ग्रेनुलर पार्ट या पार्स ग्रेनुलोसा, दीज आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन यानी रियल में RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड नोन एज प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोम, यानी राइबोसोम के प्रीकर्सर्स होते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन में राइबोसोम्स होते हैं, यानी ये राइबोसोम के ही प्रीकर्सर है RNA, राइबोसोम्स के प्रीकर्सर जिसके अंदर अपने को प्रीकर्सर जिनके अंदर आपको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन यानी RNA प्लस में प्रोटीन जो है वो मिलने वाला है। आप लोगों को याद आ रही होगी राइबोसोम की स्ट्रक्चर, उसके अंदर अपने लिखा था कि इसके अंदर आप लोगों को RNA प्लस प्रोटीन जो है वो मिलती है। तो एक बार इसको लिख लें बेटा। देखो बेटा, इसके बाद अपने जो न्यूक्लियस जो था उसकी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गई। अपने बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क था, उस क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन किस टाइप से होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने ले रहे हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की बात करें तो पहले ये डेफिनेशन की बात करें, क्रोमोसोम आर फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिटेंस के फिजिकल बेसिस जो है उसकी तरह से काम कर रहा है। इसके अलावा DNA इज़ केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी DNA जो है वो केमिकल बेसिस है और क्रोमोसोम है वो फिजिकल बेसिस है आपका इनहेरिटेंस का। आगे लिखा है क्रोमोसोम्स आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर विच कैरी जीन एंड हेंस आर कॉल्ड व्हीकल्स ऑफ जीन, यानी क्रोमोसोम जो है वो क्या करते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, सो दीज आर नोन एज व्हीकल्स ऑफ जीन्स और वी कैन से दीज आर इनहेरिटेड मटेरियल। आगे लिखा हुआ है डिस्कवरीज। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम की डिस्कवरी है वो किसने की थी, क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड बाय हॉफमिस्टर, एक साइंटिस्ट था हॉफमिस्टर, उसने इसको डिस्कवर किया था किसके अंदर, पोलन मदर सेल ऑफ ट्रेडिकेंसिया। ट्रेडिकेंसिया जो प्लांट है उस ट्रेडिकेंसिया प्लांट की पोलन मदर सेल, यानी जिस सेल से पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही है उस पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करने वाली जो सेल थी जिसको पोलन मदर सेल बोल दें या फिर माइक्रो स्पोर मदर सेल नेम देते हैं। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल के अंदर किसकी पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, ट्रेडिकेंसिया की, उसके अंदर डिस्कवर करने का काम किसने किया था, हॉफमिस्टर ने। क्रोमोसोम नेम जो है, क्रोमोसोम वर्ड स्टडीड बाय स्ट्रॉसबर्गर ने इसकी स्टडी की थी और क्रोमोसोम नेम जो है टर्म जो है वाल्डेयर ने दी थी। बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि क्रोमोसोम नेम देने वाला साइंटिस्ट कौन सा था, तो वाल्डेयर था। वाल्डेयर शो स्टेनिंग प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ बेसिक डाई लाइक
जेनसन्स ग्रीन। देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। वो पूछ रहा है कि क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए डाई कौन सी यूज़ करेंगे, तो जेनसन ग्रीन बी को यूज़ करेंगे। आप लोगों से पूछ ले क्रोमेटिन को स्टेन करने के लिए कौन सी डाई यूज़ करेंगे, तो एसिटोकार्मिन और हिमेटोजाइलिन डाई जो है उनको आप यूज़ करते हैं फॉर द स्टेनिंग ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करते हैं साइज ऑफ क्रोमोसोम की। देखो बेटा साइज़ की बात करें तो क्रोमोसोम की ये कह रहा है कि 0.5 to 13 म्यू एम जो है वो लेंथ होती है एंड 0.2 to 0.3 म्यू एम जो है इसकी विड्थ है। आगे नोट डाल के लिख रहा है इन सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द 46 क्रोमोसोम। यानी अपने को पता है कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क था उसके अंदर डीएनए जो कंटेंट था, उस डीएनए कंटेंट की लेंथ जो है वो अप्रोक्स 2.2 मीटर थी और इस 2.2 मीटर डीएनए से 46 क्रोमोसोम जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। ह्यूमन सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है अपने को मिलते हैं। इट मीन्स 46 क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करने के लिए जो डीएनए कंटेंट होगा वो 2.2 मीटर होगा। तो इस बेस पे आप लोग उसकी लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स की कुछ टाइप है, जैसे इसने लिखा है वायरल क्रोमोसोम। इन वायरस ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम। यानी वायरस के अंदर ओनली डीएनए होगा या फिर ओनली आरएनए मॉलिक्यूल होगा, वो डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल ही क्या कर रहा है, क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट में बी लीनियर और सर्कुलर, और जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा वो लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। आगे लिख रहा है दूसरा बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी द मटेरियल यानी जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। यानी इनके अंदर सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम के अंदर की फॉर्म में ही जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होगा, ओनली सिंगल क्रोमोसोम की फॉर्म में। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम है, तो आप बोलेंगे सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम ही मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इन यूकैरियोटिक सेल्स द क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्या क्या मिलेगा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में, आप लोगों को डीएनए एंड प्रोटीन मिलेगा। इन इंटरफेस स्टेज दे आर इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरवोमेन नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड। इंटरफेस स्टेज के अंदर तो ये जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमेटिन थ्रेड की फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा ये लिख रहा है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस टू फॉर्म डिस्टिंक्ट डार्क स्टेन कलर्ड क्रोमोसोम्स। यानी सेल डिवीजन के टाइम में ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है उसके ही कंडेंसेशन से किसकी फॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन जो है वो हो रही है। तो आप ये कहेंगे कि क्रोमोसोम जो है वो 3 टाइप के है, वायरल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। नंबर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स इज वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। यानी किस सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितने होंगे ये वेरी करता रहता है। किस सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे उनका डिस्कशन जो है वो अपने कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो भी कल करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में लिखते जाएं। मटेरियल आज का काफ़ी ज़्यादा है और थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसलिए मैंने आपको डिजिटल स्क्रीन पे ही ये लिया है, तो इसलिए आप इसको लिखें। आज का वीडियो इतना ही रहेगा बेटा। थैंक यू।